कई बार आपको ऐसा भी कुछ एनकाउंटर हुआ है कि अचानक कोई ऐसा दिख गया और लगा यार इसको जानते हैं, और बाद में पता चला ये कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल पर्सनल हस्ती है। तो एनकाउंटर हुआ है। आई डोंट नो ये कितने लोगों को अप्रिशिएट होगा, बट आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस। हमने सुना है कि आपके जाम्बिया में कोई एक फ्रेंड है जो बहुत पुराने थे, तो वो बीच में आपका कांटेक्ट उनसे खो गया था और फिर वो अचानक से वो कांटेक्ट बन गया। वो क्या क्या कहानी है और वो क्या है, क्या वो हस्ती क्या है? उसके बारे में हम मेरे ग्रैंडफादर यानी दादाजी ने एक दफ़ा लिखा है आर्टिकल में कि मैं चाहता हूँ कि ये जगह पे फिल्म सिखाने का कोई हम तरीका शुरू करेंगे प्रभात के ईरा में। तो आपका ये सफ़र शुरू हुआ बड़े पैमाने पे, लेकिन मुझे ये उत्सुकता है कि लोग जनरली इस प्रोफेशन को ट्रैवल टूरिज़्म इसको ऐसा कुछ नाम देते हैं, तो आपने दामले सफारीज़, तो सफारी का क्या मतलब है? सफारी क्यों, मतलब अर्थ तो जानते हैं लेकिन आपने ये शब्द क्यों चुना? तो सफारी ये शब्द का ओरिजिन ऐसा है कि उसका मतलब है सफ़र पे जाना, टूर पे जाना, इफ़ यू ट्रांसलेट इट। एंड सफारीज़ का ऐसे भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म करना, तो वो जेल अच्छा हुआ। और हमें दामले ये नेम भी मेंटेन करना था क्योंकि जो महाराष्ट्रियन प्रीडोमिनेंट ऑडियंस है हमारा, जो हमारे साथ टूर पे आते हैं, उनको दामले और प्रभात का लेगेसी ये दोनों मालूम था। और जैसे पहले इन्होंने जब केनिया शुरू किया तो अनिल दामले ने शुरू किया, तो दामले नेम वाज ऑलवेज देयर, तो ये हमने ज्वाइन किया। और जो हमारा लोगो है उसमें भी हमने सन रेज का ट्राई किया है इम्बाइब करना, जो प्रभात का लोगो में भी इफ़ यू सी इट्स द राइजिंग सन के रेज हैं। तो वो हमने फिलोसॉफी रख के, और पहले इसकी अपनी एक परंपरा भी है ना, ट्रेडिशन भी है कि सफारी पे निकले हैं, है ना? तो सफारी पे निकलते हैं मतलब आप एक परिवार को लेके निकलते हैं, तामझाम लेके चलते हैं और सारा एक उसका एक वो होता है। तो आपने अभी जब ये लोगों का ये करते हुए आपने प्रभात का मेंशन किया, है ना? अब उस पे आते हैं कि प्रभात ये बहुत बड़ी लीगेसी रही है आपके पीछे। और अनिल आप ने तो प्रभात का जो भी, मतलब आप मेरे छोटे होंगे तो शायद आपने सुना है या देखा है, या उन लोगों, कुछ लोग जो प्रभात से जुड़े हुए थे, प्रभात स्टूडियोज़ मतलब जो एक फिल्म, मराठी फिल्म की बहुत बड़ी परंपरा है, जिन्होंने मराठी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बनाया। एक पहली बार क्या कहते हैं उसको, एक बहुत बड़ा, जैसे आज यशराज प्रोडक्शंस कहते हैं, वैसे उस ज़माने में प्रभात था जिसमें दामले जुड़े हुए थे। तो अनिल जी, आपसे ये सुनना चाहेंगे कि आपने कितना वो देखा है, कितने लोग आपसे मतलब जुड़े हुए हैं उस ज़माने में, और आपने प्रभात को कितने नज़दीक से देखा है? एक्चुअली प्रभात फिल्म कंपनी का वर्किंग मेरे बर्थ के पहले ही थम गया था। 1955 में प्रभात फिल्म कंपनी का क्लोजर हो गया और वो बेची गई थी। तो वैसे मैंने ओरिजिनल प्रभात फिल्म कंपनी का ऐसा कुछ देखा नहीं है, लेकिन 55 से लेकर 61 तक फिर भी उसका नाम प्रभात फिल्म कंपनी करके ही था। और मिस्टर एस.एच. केलकर जो मुंबई के ठाणे के हैं, परफ्यूम में उनका बहुत बड़ा कारोबार था, उन्होंने वो फिल्म स्टूडियो चलाने की कोशिश की थी। तब 55 से 61 के दरमियान में कई दफ़ा अंदर यानी स्टूडियो में गया था, लेकिन जो प्रभात की बहुत सारी हस्तियां थी उनमें से कई लोगों को मैं मिल चुका हूँ। जैसे कि नाम ले लेंगे तो गजानन जागीरदार है, फिर ये काका भागवत है, जी भागवत है जिन्होंने संत तुकाराम में भूमिका की है, फिर डोंगाबाई खोटे है, फिर देवानंद जी है। ये सब लोगों को मैं मिल चुका हूँ कई दफ़ा। सो वैसे उनके ही बोलते हैं ना कि उनके ही तरफ से मैंने प्रभात का बहुत वर्णन सुना था कि कैसा ज़माना था, कैसा एनवायरनमेंट था, वो फैमिली जैसे कैसे वो सब बिजनेस चलाते थे। और आपको मालूम है वैसा प्रभात ईरा वाज नोन एज अ गोल्डन ईरा ऑफ इंडियन सिनेमा।
और इन्होंने बहुत सारे फर्स्ट जो बोलते हैं ये प्रभात के नाम पे जाते हैं। जैसे संत तुकाराम इज़ फर्स्ट इंडियन मूवी कि जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, तब तक किसी को भी नहीं मिला था। वेनिस फिल्म फेस्टिवल। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यानी उनके क्रेडिट पे जाती है और वो लीगेसी उन्होंने क्रिएट की थी। तो दामले मामा, दामले प्रभात वॉज आई थिंक एडिशनल बून टू माई यानी माई लाइफ एंड टू माई सेल्फ। तो इसलिए हमने दामले सफारीज ये नाम कंटिन्यू किया। और फिर आपको मालूम है वैसे कि ये फिल्म कंपनी बंद होने के बाद सारी फिल्में मद्रास में एक मुदलिया करके थे, उन्होंने वो परचेज की थी। वो सारी जो प्रभात की सारी फिल्में पूरी यानी ओरिजिनल निगेटिव्स और जो कुछ था वो। और वो वैसे ही उनके पास 55 से लेकर 69 तक वैसे ही पड़ी थी। किसी को पता नहीं था कि ये फिल्म गई कहाँ। तो ऐसा एक टाइम आ गया था कि संत तुकाराम जो कभी कभी थिएटर में दिखाते थे, उसका ही जो प्रिंट था वो ख़राब होने लगा था। तो ऐसे अनेक फिल्म्स के बारे में हो रहा था। तो ऐसा एक महसूस होने लगा लोगों को या हमारे फैमिली को समझो कि इसके बाद क्या होगा, ये फिल्म बना फिर से रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे। ये फिल्म और बाकी की फिल्म ये हमेशा के लिए चली जाएगी फिर। तो उसकी यानी इंक्वायरी करने के बाद ये मुदलिया के जो फिल्म कलेक्टर थे उन्होंने ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मुदलियार फ्रॉम महाराष्ट्र? नो, ही वाज फ्रॉम मद्रास, चेन्नई। तो उनका पता लगने के बाद मेरे पिताजी और नमाड़े करके हमारे पार्टनर थे उस ज़माने में, वो उधर चले गए और उनसे बात किया कि ऐसा ऐसा है और हम लेना चाहते हैं। तो हमको मालूम नहीं था वो क्या दाम बताएंगे मेरे पिताजी को, मैं तो नहीं था, पिताजी गए थे। तो उन्होंने बोला, खुद ही बताया वो मुदलिया साहब ने कि देखिए मैंने 40,000 में वो फिल्म 1955 में ली थी। इतना बोलने के बाद इन्होंने मन में सोचना चालू किया, तो अभी ये हो जाएगा 2-4 लाख रुपया इसके हिसाब से। और उन्होंने बाद में बोला कि जैसे ये फिल्म ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स जो है उनका लड़का लेके जा रहा है, मैं जितना दाम दिया था मैंने उसके ऊपर सिर्फ 1 रुपये आपको ज़्यादा चार्ज कर देगा। ऐसे वो सब ट्रेजर वापस आ गया। फिर उसका नया प्रिंट्स निकाला, बाद में उसका बहुत रिस्टोरेशन, फिर सब टाइटलिंग, टोन अप, जो कुछ बेस्ट अवेलेबल था उस वक्त तो मेरे दादाजी ने किया। और उसका VHS फॉर्मेट निकाला, जिसका बाद में जैसे VHS के बाद DVDs का ज़माना आया, CD DVD डिजिटलाइजेशन हुआ, पूरा डिजिटलाइजेशन हुआ उसका। तो अभी ये प्रभात की सारी फिल्में कहाँ हैं, किसके पास? राइट्स तो हमारे फैमिली के पास ही है। और सारे फिल्मों का डिजिटाइजेशन करके बीटा या अलग अलग जो फॉर्मेट्स है उसमें वो अभी हमने प्रिजर्व करके रखी है हमारे पास। और एक प्रिंट नेशनल फिल्म आर्काइव्स के भी पास है। ओके। ऐसे अभी भी वो कई फेस्टिवल्स, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में दिखाई शोकेस किया जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा लिगेसी होने के बावजूद है ना, फिल्म आपके फादर ने भी वो सारी फिल्म कलेक्ट करके लाए, उसके बाद आपको नहीं लगा कि आपको फिल्म में जाना चाहिए, इस बिजनेस में जाना चाहिए, ये प्रभात की लिगेसी इसको आगे लेना जाना चाहिए? ऐसा विचार हमारे मन में कई दफ़ा आता है। लेकिन आपको जैसे मालूम है कि हमारा पुणे में 80 साल प्रभात थिएटर करके हम चलाते थे, 1934 से लेकर 2014 तक, जब तक हमारा लीज था। तो हमने एंड प्रोडक्ट सिनेमा का क्या होता है इकोनॉमिक्स से बहुत नज़दीक से देखा था। तो रिस्क जो है वो भी हमें मालूम थी। और प्रभात फिल्म कंपनी बंद होने के बाद एक्चुअली हमारा फैमिली का फाइनेंशियल पोजीशन इतना अच्छा नहीं था। बहुत साल तक मेरे पिताजी ने कोर्ट केस में ही उनका जो बोलते हैं ना प्राइम यूथ टाइम जो रहता है वो उन्होंने कोर्ट कचहरी में बोलते वैसा ही उनका, हाँ ये देखा है, उन्होंने देखा था। तो उन्होंने पहले से ही बोला था कि जो आपको करना है अलग अलग चीज़ वो फॉलो योर पैशन बेसिकली, अपना खुद पर मैं उसके ऊपर ऐसा बोल सकता हूँ कि उन्होंने कैमरा से ही मैजिक क्रिएट किया। वही कैमरा लेके आज हम फॉरेस्ट में जाके अलग मैजिक कर रहे हैं, इज व्हाट आई वुड से। एंड यू गिव रियल एक्सपीरियंस आल्सो, नॉट जस्ट ऑन द सेलुलाइट। तो ये अब जो प्रभात जहाँ पे अब FT आया है, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कितने टैलेंट वहाँ से डायरेक्टर हो, टेक्नीशियंस हो, अभी भी आते हैं, आए हैं, इंडस्ट्री को दिए हुए हैं।
तो वो सारा प्रभात का था ना, या सारी बिल्कुल वो सब प्रॉपर्टी आई थिंक बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी वही है, लाइक स्टूडियो नंबर 1 2 वगैरह जो सब इन्होंने उसका जो बिल्ड किया था वो अभी भी इट इज इन यूज एज ऑफ डेट एज इन फैक्ट विच इज इन यूजफुल फॉर न्यू Yeah, टैलेंट, टू yeah, प्रोड्यूस न्यू टैलेंट। एब्सोल्युटली। इससे अच्छा मतलब क्या हो सकता है? मतलब उसके बारे में हम मेरे ग्रैंडफादर यानी दादाजी ने एक दफ़ा लिखा है आर्टिकल में कि मैं चाहता हूँ कि ये जगह पे फिल्म सिखाने का कोई हम तरीका शुरू करेंगे प्रभात के ईरा में, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन अभी एक बात अच्छी है कि उसी जगह पे ये हो रहा है, नहीं तो आप अगर देखेंगे पूना मुंबई के बहुत सारे स्टूडियो गिर चुके हैं, उसकी बंद हो जगह गए। पे बंद हो गए, बंद ये भी हुआ। लेकिन लकीली इसी जगह पे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आने से वो जो लेगेसी इन अ डिफरेंट वे अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। तो अभी हम हमारी फैमिली के तरफ से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट INB मिनिस्ट्री को हम परस्यू करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रभात फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऐसा उसका नामकरण करना चाहिए, ताकि जो नए बच्चे आए नए उनको लोग पता आए, चले उनको कि पता आप चले कि आप जिधर कहाँ आए हो। वो क्या ये लेगेसी सिर्फ है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है, ये Exactly. बहुत बड़ा लेगेसी है। एग्जैक्टली और ये लोग मानते हैं हमारे पास कुछ ना कुछ काम के वजह से अभी यंग स्टूडेंट्स आते हैं, और जब उनको पता लगता है कि ये जो मेरे ग्रैंडफादर का उधर स्टैचू है म्यूज़ियम में, उसके ऊपर उनका सब करियर का इंटरेस्ट लिखा है कि क्या किया, क्या है क्या नहीं, वो उन्होंने पढ़ा रहता है। तो जब भी वो हमारे घर आते हैं और उनको समझ जाता है कि अगर हम वो दामले जी थे उनके घर में आए, तो दे एक्सप्रेस दैट कि वी आर लकी दैट वी कुड कम इन दिस वास्तु। आई नो, अभी भी जब हम मतलब मैं तो काफ़ी डिप्लोमा फिल्म्स में भी काम कर चुका हूँ कुछ दोस्तों के साथ, और तो जब भी जाता हूँ तो यू कैन फील द लेगेसी। एक होता है ना कि आप वहाँ उस वास्तु का Different एनर्जी होता है, वो अभी भी वो स्टूडेंट्स अभी भी बोलते हैं, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा वो सुना है लोगों से। और जो बीच में आपने पूछा कि आप फिल्म में कुछ करने का सोचा नहीं किया, तो वी ट्राइड से भी ये जो हिस्ट्री लीगेसी जो है वो एक एक करके वो ज़माने के सब लोग अभी चले गए हैं, तो वो फैक्चुअल हिस्ट्री कहाँ तो और अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ये समझ के हमने इट्स प्रभात करके डॉक्यूमेंट्री 2000 में बनाई थी, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था। दैट इज़ ऑन द टोटल हिस्ट्री ऑफ प्रभात फिल्म कंपनी, हाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड ऑल दैट हिस्ट्री। फिर उसके बाद ऐसा भी हमको कुछ लोग जो मिल गए वो फिल्म देखने के बाद कि अरे आपके ग्रैंडफादर ने यानी VG दामले साहब ने भी बहुत अलग तरीके से फिल्म इंडस्ट्री को योगदान दिया है, ये ऐसे इस फिल्म में नहीं आया है, इनको बराबर से हम बोलते हैं ना कि एक्सपोजर नहीं मिला है, तो आप और कुछ नहीं करने का सोच रहे हैं क्या? देन वी डिसाइडेड कि यस वी विल डू अ फिल्म ऑन VG दामले, डॉक्यूमेंट्री। तो बोल पटाचा मूक नायक, अनसंग हीरो ऑफ टॉकी, ये नाम से हमने अनदर एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई थी 2012 में शायद, और उसको भी नेशनल अवार्ड मिला था। दोनों फिल्म को यानी इतना हमारा कनेक्शन रहा है, और जो ओरिजिनल जो ओल्ड फिल्म्स है उसके बारे में भी कुछ ना कुछ हमारा काम शुरू रहता है। हमने सुना है कि आपके जाम्बिया में कोई एक फ्रेंड है जो बहुत पुराने थे, तो वो बीच में आपका कांटेक्ट उनसे खो गया था और फिर वो अचानक से वो कांटेक्ट बन गया। वो क्या कहानी है और वो क्या है, क्या वो हस्ती क्या है? आई थिंक ही विल स्टार्ट और मैं एंड करूंगा स्टोरी का। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल कट इट शॉर्ट डेफिनेटली। 1984 में उनका मैंने एक किताब पढ़ा था, व्हाइट लायंस ऑफ तिम्बावती। सो तिम्बावती वॉज हिज फैमिली ओन प्राइवेट रिजर्व इन साउथ अफ्रीका। तो वहाँ उन्होंने फर्स्ट व्हाइट लायंस वाइल्ड में देखे थे, और उसका सब उन्होंने स्टडी करके एक बुक लिखी थी। वो बुक मुझे पढ़ने के लिए मिली थी, तो मैंने बुक के एड्रेस के हिसाब से उनसे कांटेक्ट किया था। सो 84 से लेकर 2002 तक मेरा उनसे लेटर्स के थ्रू कांटेक्ट था। पेन फ्रेंडशिप, लेटर फ्रेंड, नो फिजिकल कांटेक्ट, कभी भी फोन पे भी बात नहीं, चांस भी नहीं था। 2002 तक कुछ नहीं था। तो अचानक मुझे उनका फिर से कांटेक्ट मिल गया, और मैं 2006 से
उन्होंने जो अभी नया कैंप एक इस्टेब्लिश किया है वो है जाम्बिया में, काफवे, क्योंकि बहुत बड़ी रिवर है उसके नहीं, बगल। आप वो पहले मतलब उन मिले कैसे, मतलब क्योंकि वो तो खो गए थे ना, उनका कोई कांटेक्ट नहीं कैसे था, एस्टेब्लिश तो वापस वो मिले कैसे? वो भी कितना लक रहता है। देखो मेरा एक फ्रेंड उस टाइम गया था इंग्लैंड में, लंदन में था, और कहीं उधर एक वाइल्ड 6 लाइफ महीने का। पहले ही हमारे साथ केनिया आके गए थे, तो जैसे बोलते हैं ना अफ्रीका का भूत सवार था उनके भी दिमाग में। तो वो जिधर रह रहे थे उधर एक अफ्रीका का एग्जीबिशन था। ओके, तो सो ही वेंट देयर टू जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट कि अभी जाके आया वो देख। तो उधर वो ऐसा वो एग्जीबिशन देखते जा रहा था, तब किसी ने उनको बुलाया कि कम हियर करके, तो गया। देन इंग्लिश लैंग्वेज में बातचीत हुई थी कि यू लुक लाइक एन इंडियन, आर यू फ्रॉम इंडिया? तो इसे हाँ मैं इंडिया से हूँ। तो उसने बोला, वो जो यूरोपियन आदमी बात कर रहा था, कि मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड इंडिया में है, वाइल्ड लाइफ में काम करता है। तो उसने आउट ऑफ ब्लूम बोलते वैसे बोल दिया, ही मस्ट बी अनिल दामले। तो बोला बिल्कुल सही, यही आदमी है, और मेरा बहुत साल से उसका पेन फ्रेंडशिप था। अभी मैं यानी बीच में हमारा कांटेक्ट नहीं है, तो आप उनका कांटेक्ट मुझे दे दीजिए। तो उसने बोला हाँ वो मेरा भी फ्रेंड है, आई कैन डू दैट। इमीडिएटली ही टुक आउट हिज मोबाइल एंड कॉल्ड मी फ्रॉम देयर। और उसने बताया कि एक इधर यूरोपियन आदमी आपके बारे में बोल रहा है, आप इनसे बात करो। तो मुझे मालूम नहीं है किससे बात करना है, क्या बोल रहा है, उसने बताया भी नहीं कौन है। तो बात शुरू करने के बाद जब मुझे पता चला कि अरे ये क्रिस मैकब्राइड है, जिससे मैं बहुत साल से मेरी पहचान थी, फिर हमारा कांटेक्ट रीएस्टैब्लिश हो गया। अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ में उनका बहुत बड़ा नाम है। ही इज नोन एज लायन मैन ऑफ अफ्रीका। तो उनका रिसर्च बहुत सारा है, उनका और उनके वाइफ का, अबाउट लायंस। जैसे हम बात कर रहे थे कि एज अ टूरिस्ट जब हम लोग जाते हैं तो दिन में घूमते हैं और लायंस को खाली लेटे हुए देखते हैं, तो ऐसे लगता है ये बहुत ही आलसी जानवर है। पर इन्होंने, ये कपल ने और उनके तब बच्चे बहुत छोटे थे, तो ओपन जीप में एक पूरा साल, अगर बारिश है तो बारिश में भी, ठंड, कुछ भी मौसम हो, वो लायन प्राइड को उन्होंने हर रात 365 डेज फॉलो किया। और लायन हैबिट्स के वो कैसे हंट करते हैं, क्या हंट करते हैं, प्राइड का डायनामिक्स कैसे रहता है, अल्फ़ा मेल, फिर डोमिनेंट फीमेल कौन है, वो एज अ नर्सरी कब्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उनको कैसे सिखाते हैं, सब ऐसे बहुत सारे पाथ ब्रेकिंग स्टडीज़ उन्होंने किए। इसलिए उनको ये किताब दिया गया था, लायन मैन ऑफ अफ्रीका। तो फिर जब हमको पता लग गया कि वो जाम्बिया में कहीं एक जगह पे है, सो वी डिसाइडेड टू विजिट हिज प्लेस। दैट वाज 2007 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तब से लेकर आज तक हर साल मैं उनके पास गया हूँ, हर साल उधर जाके एक्सपीरियंस किया है। अभी और इतना हमारे साथ हम लोगों को भी लेके जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद फर्स्ट नाइट जब लोग सोते तो डर के मारे ही सोते, क्योंकि आवाजें आती मन में है। रहता है कि आप आवाज़ किसी बस के ब्रेक का हॉर्न का नहीं रहता है खाली जंगल के आवाज़ रहते हैं। और उन्होंने जो कैंप सेटअप किया है उसका थ्योरी ऐसे है कि जो नेचुरल एक कफुए रिवर जो है, बड़ी कफुए नेशनल पार्क में इनकी कैंप साइट है, कफुए रिवर के बगल में। और उन्होंने ट्रेडिशनल जो एनिमल के पाथ्स है पानी पे जाने के लिए, वो छोड़ के, सेफ डिस्टेंस उसके बाजू में छोड़ के छोटे शैलेज बनाए हैं। शैलेज परमानेंट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं किया है, जो नेचुरली अवेलेबल मटेरियल है वहाँ जंगल में उसका यूज करके। घास का कुटीर बोलते हैं ना, जैसे ऋषि मुनि पहले ज़माने में रहते थे। तो मैं उसका मार्केटिंग से भी, मैं जब लोगों को बोलता हूँ इधर क्यों जाना है, तो अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है कि आदि मानव क्या उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, बेसिक्स में कैसे साधु संत कैसे रहते थे कुटीर में, कि आपके बगल में हिप्पो जा रहा है, बगल में यानी ये डिस्टेंस में हाथी भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी लायंस आ जाते हैं। वो आप एक्सपीरियंस करना है तो इधर जाने का है। पर वो बेसिक अगर हम कहें तो वो बेसिक भी है, और उन्होंने बेसिक नेसेसिटीज़ जो है आज के ज़माने के ट्रैवलर की, वो भी उन्होंने उधर रखी है। उधर इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, पर सब सोलर पे सेटअप किया है। तो आप जब नहाते हो तो सामने मैदान है, उधर
जानवर है वो आप वो नहा देखते रहे हुए हो, आप नहा देख रहे सकते हो, तो आप बट यू हैव इन्हें- हॉट शॉवर। इन्हें आप जी रहे हो, मतलब उन्हें Yeah, यू आर exactly. एक्सपीरियंसिंग विद देम। या करेक्ट। और उनके उन सारे यू दोनों डोंट के behaviors, बॉदर देम, उनको कोई डिस्टर्ब मत कीजिए, वो भी आपको वो भी disturb आपके तरफ देखेगा भी नहीं। और और उधर ऐसा हमने देखा है, Yeah. एक्सपीरियंस किया है कई और दफा। वो दोनों आपको लेके जाते हैं जंगल में चलते हुए, कैसे चलना है जंगल में, कैसे देखना है जंगल क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है आपको, ये सिखाते हैं वो आप। तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टूरिज्म है, और ये जरूरी है और because- जिसको आजकल बोलते हैं ना एक्सपीरियंशियल टूरिज्म जैसे है। वैसे हमने शुरुआत से ही कोई ना कोई अलग अलग चीज़ हम ढूंढते रहे, मिलती गई, और ये ऐसे अलग अलग ट्रिप्स हम करते हैं। वैसे अलग इस पे आए हैं तो मुझे ये भी पता है कि आप रोड ट्रिप्स भी करते हैं, मतलब एक एंड ऑफ कॉन्टिनेंट से लेके दूसरे एंड तक, और वहाँ से साउथ टू नॉर्थ, और कहीं आप देशों को क्रॉस भी किया आपने, शायद दो world का भी ऐसे किया। कॉन्टिनेंट साउथ टू नॉर्थ किए इन्होंने, और एक ऑस्ट्रेलिया में राउंड ट्रिप किया है। हाँ, ये जो केप टू कैरो करके जो किताब है, केप टू कैरो इज लाइक ट्रैवलिंग फ्रॉम सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अप टू द नॉर्दर्न मोस्ट। ओके, That was a very unique journey which we did in 2016. ओके। Nobody from India has First done Indians this. to First do it. Indian. फर्स्ट इंडियंस टू डू दैट। एंड हाउ, कितने दिनों का ये 42 डेज का था और समथिंग लाइक 14,392 किलोमीटर वो ट्रैवल किया। 8 डिफरेंट कंट्रीज में किया, साउथ अफ्रीका, फिर गए बोत्सवाना, फिर जाम्बिया, जाम्बिया के बाद तांजानिया, केनिया, इथियोपिया, सूडान एंड इजिप्ट। और उस ट्रिप के लिए व्हीकल इंडिया से शिप की थी, हाँ। जो डरबन साउथ अफ्रीका में पिकअप करके वी वेंट टू द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अफ्रीका, दैट इज अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और वहाँ से नॉर्थ तक का ड्राइव। ये जो गाड़ी इसमें है पजेरो, पजेरो, ये हमने यहाँ से शिपमेंट करके भेजी थी डरबन को, ओके। साउथ अफ्रीका। फिर वहाँ से वो चलते चलते जो अभी आपने मैप ऐसी देखा, एक गाड़ी, कितनी गाड़ियाँ थी मतलब? नहीं एक एक ही ही गाड़ी, थी, 4 एक ही लोग गाड़ी, थे। 4 लोग। ओके। और उसके बाद वैसे ही अक्रॉस साउथ अमेरिका सफ़र किया, जिसमें उशवाया जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है साउथ अमेरिका का, और उशवाया वही टाउन है, सिटी है, जहाँ से अंटार्कटिका के लिए क्रूजेस निकलते हैं। तो उधर से चालू होके अर्जेंटीना में अप टू नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन कोलंबिया, ऐसे ये जर्नी थी। ये अगर मैप आप देखें हाँ, तो यहाँ से उशवाया है जो सदर्न मोस्ट टीप है। करेक्ट, इट इज़ द सदर्न मोस्ट सिटी इन द वर्ल्ड ऑल्सो। करेक्ट। इसके बाद में आगे साउथ अंटार्कटिक। सी, अंटार्कटिक सी है, जी। इसके बाद अंटार्कटिक आता है। वहाँ से निकलते ऐसा ट्रैवल करके हमने 15,050 किलोमीटर का ट्रैवल इन 50 डेज किया था। ओके। 3 लोग थे पुणे से, और चौथा हमारा लोकल आदमी था कि उधर स्पेनिश के सिवा कोई कुछ बोल नहीं सकता, तो वी हैड पर टू हैड मुझे ऐसा कहना है कि ये जब ट्रिप्स प्लान किए जो हमने पहले बात की, ये खाली पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, हाँ, ऐसे वो तो करना ही है, पर उसके साथ हमको खाली ड्राइव नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस, नेचुरल वंडर्स, मैनमेड वंडर्स हो, वो भी जो सब यूनिक हम है, इसमें देखें। वो हम Exactly. हमें मैं उसी देखते सब- देखते उसी जाना उस पे है। आने वाला था कि जब आप रूट तय करते हो तो वो रूट में क्या क्या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आप काउंट करते हो, ऐसा कुछ होता है, क्या होता है? या मतलब जैसे when you अभी plan- हमने अगर केप टू कैरो की बात करनी है तो वी स्टार्ट विथ केप टाउन, जिधर टेबल माउंटेन है, हम्म, इट्स अ नेचुरल वंडर। फिर आगे जाते हैं तो यू सी विक्टोरिया फॉल्स, सेकंड लॉन्गेस्ट फॉल्स इन द वर्ल्ड। यू गो थ्रू द फॉरेस्ट पैचेस ऑफ जाम्बिया, जैसे मैकब्राइड कैंप का भी विजिट था इसमें। देन बोत्सवाना में भी थे। बोत्सवाना इज यूनिक, जिधर आज लोग जाते हैं डेजर्ट वाइल्ड लाइफ देखने के लिए। वो देखते हुए टांजानिया का सेरेंगेटी, गोरोंगोरो क्रेटर, देन केनिया, एंड इन सूडान बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, हमें मालूम है पिरामिड्स खाली इजिप्ट में है, पर इजिप्ट में जो गीज़ा का पिरामिड है उससे भी पुराने पिरामिड सूडान में है, वो देखे। उसके बाद और अमोल उसमें मालूम है कि वो लोग बोलते हैं कि वो न्यूबियन स्टाइल के culture, है, yeah. न्यूबियन एरिया में है, और वो देख के उसकी बड़ी आवृत्ति
इजिप्ट में हुई थी। करेक्ट। जैसे हम मॉडल बनाते हैं ऐसा ऐसा वो लोग बोलते हैं। अभी तक उसके बारे में इतना डेफिनेट मालूम नहीं, हमने भी बाद में। और उसमें टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कैंसर, इक्वेटर तीनों वो भी क्रॉस किए हुए हैं अक्रॉस अफ्रीका में। और ये और दोनों मजा ऐसे है कि कई देशों में इट इज राइट हैंड ड्राइव एंड सम इन इट इज इन लेफ्ट हैंड ड्राइव, फिर भी इन्होंने वी कैन ड्राइव दैट व्हीकल imported from India for this specific purpose. For Africa, in Egypt and in Sudan, they have driving like Americans, and our car is right-hand drive. British way So, of driving. The day one when we entered into Egypt, Ethiopia, then there was one island circle. So everybody in a car was like looking like this. अरे ये बराबर से जाना है, नहीं तो हम इस तरफ से अलग बाजू से जाएंगे। और पहला ओवरटेक जब किया हाईवे में, तब भी ऐसे सब स्टन होके बैठे थे कि बराबर से क्योंकि मुझे चलाते वक्त दिखता नहीं है आगे कौन है। तो ऑन द अदर साइड जो है उसने नेविगेटर जैसे हाँ अभी चलो निकलो आगे, ऐसा यानी बहुत कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस थे। सो ऐसे कई सारे ट्रैवल्स आपने किए हैं जहाँ पे भाषा ही अलग हो, जहाँ पे ना इंग्लिश बोली जा रही हो ना पे तो अलग ही भाषा है, ऐसे भी कुछ आपने एनकाउंटर्स हुए हैं ना? अफ्रीका में लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है क्योंकि सब जगह पे विद इन द टूरिज्म पार्ट एंड ऑन द बिग सिटीज पीपल स्पीक इंग्लिश। जैसे आपने उस दिन मतलब भाभी जी भी बता रही थी कि एक पॉइंट से आपको आर्मी लेके गई थी विथ गार्ड्स, और जहाँ पे मतलब वो भाषा ही नहीं जानते थे, आपको मालूम ही नहीं था कि ये क्यों आपको गार्ड कर रहे हो, काहे के लिए, ये क्या था? बड़ा वो था, एडवेंचरस था वो। इजिप्ट में हमारा लास्ट जर्नी अप टू कैरो जब था, तब वो जर्नी जो रास्ता हमने तय किया था मैप के मुताबिक, और हमारा जो लोकल ट्रैवल एजेंट जो था उससे बात करके, वो एक दिन में हमको 990 किलोमीटर्स ट्रैवल करना था। तो दैट वाज क्वाइट टफ जॉब। सो वी हैड डिसाइडेड कि 4 बजे ही जल्दी जागेंगे और 5 बजे वहाँ से निकलेंगे। तो हमको जो हमारा लोकल गाइड था वो हमको उधर सी ऑफ करने के लिए आने वाला था। तो वो आ गया, उन्होंने आने के बाद बताया कि यू हैव वेरी गुड न्यूज़, पॉजिटिव। तो क्या? तो आपको वो जो नज़दीक वाला रास्ता है वो भी 600 यानी 300 किलोमीटर कम 660 किलोमीटर का रास्ता आप यूज़ कर सकते हैं ना। 300 किलोमीटर इज अ बिग नो अमाउंट। सो वी वर हैप्पी। तो वो शहर के बाहर तक हमको छोड़ने के लिए आ गया, जहाँ वो जैसे बोलते टोल नाका या अपना जंक्शन रहता है, उधर उसने हमको बाय किया और वापस टर्न कर रहा था। तो हमारे सामने हमको एक पुलिस की जीप खड़ी देखी, हमने देख ली। हमको कुछ मालूम नहीं क्यों है क्या है, या ऐसे ही खड़ी है। हमारी गाड़ी शुरू होने के बाद पहले ही वो हमारे आगे निकल गई। पीछे देखा तो पीछे भी एक पुलिस की गाड़ी थी विथ ऑल स्टेन गन एंड ऑल दैट। तो वी थॉट कैसे क्या होगा, कुछ मालूम नहीं। सो वी केप ड्राइविंग अबाउट 200-300 किलोमीटर्स होने के बाद बीच में एक पेट्रोल स्टेशन था जहाँ कॉफ़ी का इंतज़ाम था। सो वी गॉट डाउन और कॉफ़ी लेने के लिए गए, तो ये पुलिस की गाड़ी भी वहाँ रुक गई। तो हमने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक को पूछा कि आप किस लिए ट्रैवल कर रहे हैं। इंग्लिश में बात की थी, एक ही आदमी को थोड़ा बहुत इंग्लिश आता था। तो उसने बताया कि you being a Indian citizens bringing a car from India and driving all across the continent, it is our duty, tourism department's duty, उधर एक टूरिज्म पुलिस करके है कि take care of you, that is why we are here only for your escort. So that was like we traveled with a क्या बोलते हैं ना, escort गाड़ी आगे पीछे। So that was I mean thrilling. इसमें और एक इन दोनों ट्रैवल्स में और एक चैलेंज आई वुड से जो हमने हेड ऑन लिया, वो है कि इंडियन पासपोर्ट के लिए हमको वीज़ाज करने पड़ते हैं एंड द सपोर्ट फॉर दैट। द रीज़न इज़ कि अभी पिछले 2-3 सालों में कई वीज़ाज ई वीज़ाज हो गए, तब तक वो नहीं थे। तो उसका अहेड प्लानिंग, फिर जब ये जर्नी पे एक्चुअली निकले तब पता चला कि अरे हमको ये भी देखना है कि वीकेंड पे ना जाए वो किसी बॉर्डर क्रॉसिंग पे, तो लास्ट मिनट चेंजेस, क्योंकि वो सब भी इसमें बहुत क्रिटिकल है, हाउ टू मैनेज इट। तो वो भी एक चैलेंज आई थिंक हमारा था। अक्रॉस अफ्रीका में तो हमको 2 दफ़ा ये प्रॉब्लम हो गया, क्रॉसिंग सुदान इनटू इजिप्ट एंड पहले इथियोपिया से सुदान। वी वेंट देयर ऑन फ्राइडे एज पर आवर शेड्यूल,
तो उधर जाने के बाद उन्होंने बताया कि फ्राइडे बॉर्डर्स आर क्लोज, यू कांट क्रॉस, सो आइदर यू गो डे अर्लियर और गो आफ्टरवर्ड्स. So every time we decided to rush and did it on the Thursdays. So that was 11th hour, last minute changes, hotel का ये वो फिर, but as he said कि we could manage luckily. कुछ ऐसा ये नहीं हो गया कि किधर अटक गई कुछ क्या. कई बार आपको ऐसा भी कुछ एनकाउंटर हुआ है कि अचानक कोई ऐसा दिख गया और लगा यार इसको जानते हैं, और बाद में पता चला ये कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल पर्सनल हस्ती है. तो हुआ है. आई डोंट नो ये कितने लोगों को अप्रिशिएट होगा, बट आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस. जैसे ये कार ट्रिप्स हम करते हैं तो वैसे ही अलग तरीके के जर्नीज़ जो है ट्रेन बेस्ड वो भी हम करते हैं. जैसे ट्रांस साइबेरियन का रूट है बीजिंग से मॉस्को तक का. तो हम बीजिंग से निकल चुके, वी क्रॉस्ड बीजिंग चाइना, मंगोलिया कर दिया, मंगोलिया से रशिया गए और लेक बाइकल होने के बाद उधर एक बहुत बड़ा शहर है, उधर हमारा ओवरनाइट हॉल्ट था. ट्रेन का ओवरऑल होता है, मेंटेनेंस होता है, और सारा ग्रुप रेस्टोरेंट में चला गया था. मुझे कुछ लेना था एक नज़दीक के स्टोर से, तो लोकल गाइड को मेरे साथ मैंने लिया. लैंग्वेज का प्रॉब्लम है उधर. हम वो लेके क्रॉसिंग के लिए लाइट क्रॉसिंग के लिए आने के लिए खड़े थे. अक्रॉस द रोड मुझे 4 बाउंसर जैसे रहते हैं ना सिक्योरिटी, वैसे लोग दिख गए. ब्लैक गॉगल्स, वो वायरलेस, बिल्कुल टोटल सिक्योरिटी के जैसे 4 बड़े लोग. कुछ नहीं, वो ऐसे थे कि यू ऑलवेज लुक एट देम, अरे कौन है इनके साथ. फिर एक बहुत बड़ी गाड़ी आई. वो गाड़ी जब आई तब वो सिक्योरिटी वाले बाजू हो गए और वो आदमी के लिए वो दरवाज़ा खोलने के लिए गए. वो आदमी को देख के लगा यार इसी को किधर तो देखा है इसे, और ये कौन है ये, और इधर क्यों ये मिलेगा ऐसे. बहुत सारे सवाल मन में थे. तब तक वो आदमी बैठ के चला गया, पर उसने एक सेकंड रहता है ना, उसने भी मेरी तरफ देखा और मेरी नज़र तो उससे हटी नहीं जब तक वो गाड़ी में बैठा. तब रोड जब मैं क्रॉस कर रहा था तब ये कौन है ये, तब ऐसे लगा कि इसका चेहरा, इसकी हाइट एकदम सद्दाम हुसैन के जैसे दिखती है. तो आई वाज लाइक अरे पर इसको तो हम द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड हिम बीइंग किल्ड. तो ऐसे कभी कभी एनकाउंटर हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, मालूम नहीं वो सच में देखा या नहीं देखा. वेरी नाइस, वेरी एडवेंचरस और मतलब कमाल का मिस्टीरियस ये एनकाउंटर. और एक इंटरेस्टिंग बात मैं इसमें से फोटो से आपको मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कार हमने यानी इंडिया से पुणे से लेके गए थे, उसके ऊपर हमने हमारे ट्रैवल के मैप लगाए थे दोनों तरफ. और हर एक देश का झंडा लगाया था. वो ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया, ये अच्छा डेकोरेशन कार को दिखेगा, बाकी कुछ मन में नहीं था इसका क्या उपयोग होगा क्या नहीं कर. तो ये लेके यानी ये गाड़ी लेके जब भी हमें किसी बॉर्डर क्रॉसिंग या पुलिस चेक पोस्ट पे वो रुकवाए थे, यानी रुकना पड़ता था, तो वो चेकिंग करते, पासपोर्ट दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ. पहले ही दफ़ा एक जगह पे उन्होंने थोड़ा बहुत इंक्वायरी किया, लेकिन गाड़ी के तरफ घूमने के बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, ये क्या है, किस लिए आप जा रहे. तो उनको बताया हमने ये गाड़ी लेके गए. तो एवरी चेक पोस्ट, एवरी बॉर्डर वी वर वेलकम, वी वर गिवन रेड कार्पेट ट्रीटमेंट विदाउट एनी नॉलेज कि ये लगाने के बाद कोई अच्छा असर होने वाला है, ये क्या होने वाला है. सो इट वॉज लाइक सरप्राइज. और एक चीज़ मैं साउथ अमेरिका का जैसे ऐसे ही जर्नी किया, तब जर्नी स्टार्ट करने के दिन हम फ्लैग ऑफ करने के लिए किसी गवर्नमेंट ऑफिसर या वहाँ का कोई लोकल है आदमी तो उसको बुलाते हैं. वैसे साउथ अमेरिका में उशवाया में एक टूरिज़म ऑफिस था, उधर हम गए थे कि हमको ऐसा कुछ करना है, तो आप कुछ सुझाव दे सकते हैं क्या. तो बहुत आप अच्छे दिन पे आए हैं, हमारा टूरिज़म का कोई सेक्रेटरी आने वाला है. तो हमको लगा चलो ठीक है. तो फिर उन्होंने वो फ्लैग ऑफ किया, जर्नी को बेस्ट विशेष दिए और हम निकल पड़े. हमारे लिए ये बात ख़त्म हो गई थी. हम फोटोग्राफ्स लिया, वीडियो लिया, आगे निकल गए. एक 100-200 किलोमीटर जाने के बाद पहला चेक पोस्ट आया.
तो उधर वो गाड़ी देखने के बाद वही लोगों ने हमको सैल्यूट किया और बेस्ट विशेष, चॉकलेट चाहिए का, ये चाहिए का, तो वी वर थ्रिल्ड। स्पेनिश तो हमको आती नहीं थी, तो जो हमारा दुभाषी, जो हमारा लोकल गाइड था, उसको मैं ट्रांसलेट क्या किस लिए ये चल रहा है, तो उसने बताया वो जो जुआन करके फॉर टूरिज्म का सेक्रेटरी है, उन्होंने सब जगह पे मैसेज भेजा है कि ये लोग आएंगे, इनको कोई तकलीफ न होनी चाहिए। सो वी कुड पास अर्जेंट स्मूथली, लाइक किसी ने रेड कारपेट ट्रीटमेंट जैसा। आई थिंक इसमें हमको ये बताना चाहिए कि हाँ, इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है उसका बहुत अच्छा यूज़ हुआ है दोनों जर्नीज़ में। और जिधर भी हम ट्रैवल करते हैं वो हमेशा दिखने को आता है कि इट एक्चुअली हेल्प्स एंड वी नीड टू बी प्राउड ऑफ दैट। नाइस। तो इन अ वे आपने दामले इस नाम की एक अलग लीगेसी आप दोनों ने एक तैयार की है विथ राइट इंटेंशन, विथ क्या कहते हैं, आप निकले और कारवा बनता गया और अब तो बहुत बड़ा कारवा है आपका, इंटरनेशनल कारवा है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली द ट्रैवलर्स, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो कनेक्ट करते हैं, जो व्यवस्था करते हैं, वो सब आपसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और आपका इंटेंशन मतलब यही है कि एक्सपीरियंस अलग अलग लोगों को अलग अलग दें ताकि वो लाइफ टाइम चेरिश कर सके, है ना। तो ये आपका इंटेंशन है और ये बड़ा गोल है और आप बिल्कुल पैशन से ये सब कर रहे हो। एंड हम दोनों, हमारी पूरी फैमिली इसमें इंटेंशन से कर रही है। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। आप एक तरह से कुछ आपके अपने काम से थोड़ा सा देश को भी आप थोड़ा सा एक ऊपर से लेवल आ रहे हो, क्योंकि इंडिया में भी कुछ पैशनेट लोग हैं, नहीं तो हम लोग तो वही करते हैं ना कि यूरोप में ही हैं, ट्रैवलर्स हैं, यूरोप में ही पैशन फॉलो करते हैं, हमारे इंडिया में भी हैं और आप इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप हमारे साथ आए, इतना सारा लाइफ शेयर किया, पैशन शेयर किया, आई एम रियली हैप्पी। I think the audience also will be, the listeners will be very happy. I hope Thank you so much. Yeah. And I'm sure many people will join you as I have joined you in Yes, your thank you. Carnival. And many people will still look to follow their passions. I'm like sure. Yes, I'm yes. really sure. Because that वो resonance तो है ही, वो दिखता है, वो पता चलता है. Thank you very much. Thank और you so वो much. हम दोनों बड़े आम के आपके Yes. YouTube चैनल को Best of luck and congratulations to you and your Yes. team. Thank you. And we also give, I mean, heartfelt thanks to you that choosing us and giving us an To come on the opportunity show कि today. ये आप हमारी जो एक्सपीरियंस है वो ये लोगों बड़े से आम का शेयर कारवा कर। पैशन का है, तो बस पैशनेट लोग तो जुड़ते ही जाएंगे। Yeah. Thank you. Thank you so very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Yes, good, good. Thank you. तो कैसा लगा हमारा ये सफ़र? हाँ, तो ऐसा है कि देखिए कई बार है ना, हम आउटिंग्स पे जाते हैं, हॉलीडेज़ पे जाते हैं, लेकिन क्या आप कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं? तो मेरे ख्याल से आपको अब महसूस भी हुआ होगा कि दामले सफारीज़ के साथ आप कई नई चीज़ों को डिस्कवर करेंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, उसको हमेशा साथ रखेंगे।